आप जब अपना करियर चूज़ करते हैं तो आपने कभी सोचा होगा हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है या तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है सुनने में, बोलने में, बताने में। लेकिन क्या अभी कब आपने सोचा होगा कि किसी को सेक्स कोच भी बनना होता है? हमारे साथ पल्लवी हैं और पल्लवी हमें वही बताएंगी कि वो सेक्स कोच हैं और सेक्स कोच क्यों बनी। मैं सेक्स कोच बनी नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी इंटरव्यू के कि ये एक तरह से ऐसी चीज़ें आती गई जिस वजह से मेरा रुख इस तरफ इस सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ता गया। तो मेरी एक नॉर्मल पैदाइश हुई थी, नॉर्मल अपब्रिंगिंग थी जिसमें मैं अपना एमबीए करके एक नॉर्मल जॉब कर रही थी और शादी हो गई थी। पर किन्हीं वजहों से वो शादी नहीं चली और उसके बाद जब मैं शादी से बाहर निकली तो मैंने अपना स्टेटस काफ़ी क्लियर रखा था कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। और मेरे साथ पहला इंसिडेंट तब हुआ था जब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें मतलब आप समझ सकते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कितनी कड़ी होती हैं और कितनी एम्प्लॉय फ्रेंडली भी होती हैं। बावजूद इसके उस कंपनी के एचआर मैनेजर ने मेरे फॉर्म में मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जहाँ ये लिखा हुआ था कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। और एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे कॉफ़ी पे बुलाया कि बाहर मिलते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन भी, रात को उनके मैसेजेस आ रहे थे। तो वो मेरा पहला एक तरह से मैं कहूँगी कि एक तारुफ हुआ था कि सेक्शुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन क्या होता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैं काफ़ी कम उम्र की थी, 25-26 में शादी हो गई थी। हाँ, सेक्सुअल एब्यूज़ जो कि काफ़ी लड़कियों के साथ होता आ रहा है वो मेरे साथ भी हुआ था, पर वो मुझे ऐसा लगा ये तो सबके साथ ही होता है। सबके साथ किसी के ऊपर सीटी बजा दी जाती, किसी को पीछा किया जाता है, किसी को ताड़ा जाता है। तो मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब तूल नहीं दिया। लेकिन इसके बाद जब मैं एज अ सिंगल मदर मैंने अपने आप को और निखारना शुरू किया। मुझे लगा कि अब मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, जो मैंने कभी भी शादी में गृहस्थी के बोझ में कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बाहर जाती थी, कॉन्सर्ट में जाती थी, लोगों से मिलती थी। तो कहीं ना कहीं हमेशा मुझे एक ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखता था कि, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ऐसा है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, पुरुष मित्र भी रहे हैं, पर मैंने काफ़ी हद तक एक ये देखा कि क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ या मैं अगर शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ या मैं ड्रिंक्स पे जा रही हूँ तो इसका मतलब कि मैं सेक्सुअली इंटरेस्टेड हूँ। और कई बार ऐसा थोड़ा कंसेंट की भी बात करें तो थोड़ा मजबूर भी किया जाता था कि चलो होटल पास में ही है। मुझे याद है मैं एक महोदय से मिलने गई थी जो मेरी कविता के बहुत शौकीन थे, और जब मैं मिली और मुझे आने में देर हो गई तो उन्होंने कहा मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो मैंने मतलब सोचा कि आप क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं, पर उन्होंने कहा नहीं मैं तुमको छोड़ देता हूँ। अब रास्ते पर वो कह रहे हैं कि चलो एक ड्रिंक करने के लिए होटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है और मेरा बच्चा भी है, तो मैं समय पे पहुँचना चाहती थी। और हमारी कार आगे जा रही है, वो कह रहे हैं देखो अभी भी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी अगर तुम्हारा अपना मन बदलना चाहती हो तो बदल लो। और ये सारे जो मर्द थे ये शादीशुदा थे, पहली बात कि इनके घर में वाइफ भी थी। तो मुझे लगा कि ये सेक्स को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इंटेंशन था वो एक सेक्सुअल इंटेंशन था, क्योंकि हमारी बात तो हो चुकी थी और क्या बात करनी है। तो मुझे लगा कि ये एक जो भूख है ये समाज में तो सामने आ नहीं रही, पर कहीं ना कहीं इसने मुझे अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न की कि मुझे लग रहा है कि आप बिना मेरे चाहे, सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ और सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपके साथ ड्रिंक करने आई हूँ, आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे सिलसिले होते गए। तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि क्यों है ऐसा, एक ये भूख मुझे दिख रही है पर ये समाज में तो कोई इसकी बात नहीं कर रहा, इस भूख की बात नहीं कर रहा। और मेरी औरतों से भी बात होती थी, वो भी कुछ बताती थी, जैसे कि मैरिड औरतें हैं तो वो मेरी फ्रेंड ही थी। तो कभी भी इस सब्जेक्ट को लेकर बात नहीं होती थी। मतलब हम हर तरह की बात करते थे, हर चीज़ की बात करते थे, पर इस सब्जेक्ट को हमने कभी टच भी नहीं किया। हमारे निजी रिलेशनशिप कैसे थे अपने हस्बैंड्स के साथ बेडरूम के अंदर, इसके बारे में कभी बात नहीं की। तो मुझे मेरे अंदर एक उत्सुकता सी उत्पन्न हो रही थी कि क्या है। और फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि टीनेज प्रेगनेंसीज़ बहुत हैं। मतलब कि इंडिया में 1/3 ऑफ प्रेगनेंसीज़ टीनेज प्रेगनेंसीज़ हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं कुछ गायनोकोलॉजिस्ट से मैंने मिलना शुरू किया, जानना शुरू किया कि आपके पास कैसे केसेस आते हैं। क्योंकि मेरा एक ये अंदेशा था कि क्योंकि लोगों के पास तो कोई है नहीं अवेलेबल इस बारे में बात करने के लिए, तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो ज़रूर जाते होंगे। ये मैंने एक अपने से अनुमान लगाया। तो
फाइनली मुझे याद है मैं गुड़गांव में एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, उनकी एचओडी से मिली थी मैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, और उन्होंने कहा 2 साल पहले की घटना है कि एक लड़की उनके पास आई थी, 15-16 साल की लड़की थी और अपर क्लास की लड़की थी। मतलब हमारा ये भी कहना होता है कि भाई ये हमारे यहाँ अच्छे घर के लोग नहीं करते, ये जो कस्बों में रहते हैं या रूरल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ के बच्चे करते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। तो वो जो लड़की थी वो एक बहुत ही अपर क्लास को बिलोंग करती थी, 15-16 साल की लड़की थी। वो अपना एबॉर्शन करवाने आई थी और वो 4थे महीने में थी, उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका था और उसको इस बात का कोई आइडिया नहीं था। उसको पता चला जब उसके पीरियड्स मिस होने शुरू हुए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो अंडर एज हैं, तो हम आपका एबॉर्शन नहीं कर सकते, आपका सर्जिकल एबॉर्शन होगा, तो आपको अपना गार्जियन कंसेंट लाना पड़ेगा। और उस लड़की के हवाएं उड़ गई। उसने कहा कि मैं तो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे, ये उसका कहना था। और उसने बहुत ही मतलब रोते हुए ये बोला, जो मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बता रही थी, कि मेरा कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप मुझे कुछ भी करके आप मुझे कर दो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। पर उनके भी हाथ बंधे हुए थे लीगली। तो मुझे यही लगा कि आज एक तो पहली बात इसमें एक औरतों का डिसएडवांटेज है कि मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ या जो भी हुआ, इसमें कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली एक मेल को फिर भी एडवांटेज है कि आज उसको ये चीज़ हो सकता है, कल को अगर ये बाहर आए तो हो सकता है उस लड़के पे भी एक मेल के लिए क्वेश्चन आए। पर क्योंकि एज अ फीमेल, क्योंकि उसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी डबल हो गई। मतलब एक रिलेशन जो 2 कंसेंशुअल मतलब बच्चों ने ही किया, मैं समझती हूँ कंसेंट तो यहाँ पर कंसेंट नहीं माना जाता, अंडर एज कंसेंट नहीं माना जाता, पर इसमें भी लड़की को दुगना खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। और क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि जैसा उसको लगा कि मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे? मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी गलती है कि किसी को अपनी जान के बारे में सोचना पड़ जाए, क्योंकि वो बच्ची है, उसको सेक्स एजुकेशन नहीं मिला, और अगर उससे कोई गलती हुई मान लीजिए, तो क्या उस गलती के लिए उसको इतनी बड़ा सज़ा मिलनी चाहिए कि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बिना अपने माँ बाप को बताए घूम रही है? तो अभी पल्लवी आप क्या क्या करती हैं, और अगर किसी को इंट्रोड्यूस आपको करना हो तो आप किस तरह से अपने प्रोफेशन को बताती हैं? हाँ, तो मैं थोड़ा ना कई बार तो मैं जैसे मैं बोलती हूँ, इंटीमेसी कोच बोलती हूँ, कि जब मैंने सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया और काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा ये हमारे रिश्तों से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है कि अगर एक कपल है या पार्टनर है, उनका आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो उनकी सेक्स लाइफ भी कई हद तक ठीक नहीं होती। और सेल्फ के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। जैसे कई सारी महिलाएं मैंने देखी हैं कि वो अपने आप में ही इतनी ज़्यादा शेम फील करती है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कि वो, तो मुझे लगा रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी का बहुत ही गहरा ये है, कनेक्शन है। तो मैंने इंटीमेसी जो वर्ड है, और एक वेस्ट में भी एक कोच है मिशेल बोहेम, वो भी एक इंटीमेसी कोच है, तो मुझे लगा कि इंटीमेसी जो वर्ड है ये बहुत ही एक सुकून देने वाला शब्द है। मतलब कई बार सेक्स को सुनकर भी लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, कि जैसे आप सेक्सुअलिटी की बात होती है तो मैं वहाँ पे कई बार लोग, जैसे मैं जाती हूँ फोरम्स में जाती हूँ, मैं किसी ऐसे इशू पे बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ आई एम एन एक्सपर्ट इन सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी। तो अभी भी वेस्ट में क्या हो रहा है कि जैसे इंडिया में सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं, पर वेस्ट में एक इंटीग्रेटेड थीम इमर्ज हो रही है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि कपल थेरेपी और सेक्स जो है, कपल और सेक्सुअलिटी, ये आपस में इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जो कि मेरा भी मानना है। तो इंटीमेसी मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है इस फील्ड के लिए। केसेस तो बहुत ही आते हैं, जैसे अभी आप जब इंट्रोड्यूस भी कर रही थी कि क्या कभी आप सोचें कि ऐसा आप प्रोफेशन चुनना चाहेंगे, मैंने भी नहीं चुना था। मैं ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, और जब मेरे पास केसेस आने शुरू हुए, लोग मेरे पास आ रहे थे, और मैं उस समय मैं क्वालिफाइड भी नहीं थी इस सब्जेक्ट को लेकर, तो मैंने यही कहा कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम किसी से बात नहीं कर सकते, और अगर हम बात करेंगे तो हमें जज किया जाएगा। हमें लगता है कि आप इस सब्जेक्ट पे बात कर रही हैं तो आप हमें जज नहीं करेंगी। तो वो जो जजमेंट था, वो इतना बड़ा स्टिग्मा है कि उसके आगे जाना यही इतना मुश्किल है कि मैं उस जजमेंट से कैसे क्रॉस करूं। तो बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि एक पुरुष है जिनको फैंटेसीज आती, कई सारे तो फॉरबिडन चीज़ें होती हैं, जैसे सेक्सुअलिटी तो अपने आप में ही इतना एक टैबू सब्जेक्ट है। तो एक
काफ़ी सारे लोग आते थे अपनी फैंटेसीज़ के बारे में बात करने के लिए कि हमें किसी और को लेकर फैंटेसी होती है, या हम अपने पार्टनर के साथ तो खुश हैं पर हमको फैंटेसीज़ आती हैं, तो क्या ये गलत है। कुछ महिलाएं आती हैं वैजिनिस्मस को लेके कि भाई हमें पेन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। मतलब एक इंसिडेंट था इसी चीज़ को लेकर, और ये बताता है कि कितना ज़्यादा इग्नोरेंस है कि ये महिला है जिन्हें वैजिनिस्मस है, जिन्हें एक्सट्रीम पेन है वाइल हैविंग इंटरकोर्स, और इस वजह से उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी। और उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो उनके हस्बैंड को ये लगा कि वो बहाना बना रही हैं। तो एक दिन उन्होंने बिल्कुल अपने मन को मजबूत करके, उन्होंने यही मुझे लिखा कि मैंने अपने मन को किसी तरह मजबूत करके तैयार किया और मुझे इतना दर्द हुआ, लेकिन मैंने ये चीज़ होने दी, और उसके बाद फिर मेरा मन और टूट गया। तो मेरे पति ये कह रहे कि तुम्हारा तो मुझसे आकर्षण ख़त्म हो गया है, और वो इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें, क्योंकि ना इंडिया में क्या है, स्टिग्मा बहुत है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जा सकते इस चीज़ को लेकर कि सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी है। ये इतना बड़ा टैबू है कि एक बहुत ही कॉमन सेंस मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा है अपनी बॉडी में तो आपको इसको लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर भी लोग नहीं जाते हैं। सेक्सलेस मैरिजेस, ये इतना बड़ा इशू मतलब मैं देख पा रही हूँ कि मतलब ये तो रिसर्च में कहा गया है कि 1 in 5 मैरिज इज़ अ सेक्सलेस मैरिज, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा गया है। पर मेरा मानना है, जो मैं प्रैक्टिस में देख रही हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ साथ में तो रह रहे हैं, उनकी घर की चीज़ें हो रही हैं, ड्यूटीज़ हो रही हैं, बच्चे संभाले जा रहे हैं, पर आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। आपसी झगड़े भी बहुत हैं। एक अभी जो मैं कपल्स देख रही हूँ जिसमें जैसे कि अब फेमिनिज़म भी आया है, लेकिन हमारी मैरिज उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई कि हमारी जो फेमिनिस्ट लड़कियां हैं, जिनके जो राइट्स हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन राइट्स हैं, उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को कंसिडर किया जाए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, मैं ज़ूम मीटिंग्स भी करती हूँ, इनको कोच करती हूँ। तो आप कैसे टैकल करती हैं, क्या समझाती हैं उन्हें जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं? पहले तो एक कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में आते तो हम सामने वाले को ओपोनेंट समझते हैं कि वो हमें उसे जीतना है। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि ये देखिए, ये यू वर्सेस मी वाला फाइट नहीं है, ये आपको कोई जंग नहीं जीतनी है। आपको ये समझना ये आपका कॉमन रिलेशनशिप है। जीतेंगे तो आप दोनों जीतेंगे, हारेंगे तो आप दोनों ही जीतेंगे। तो आपको वी अप्रोच में लाना, और काफ़ी सारी इसमें टेक्निक्स होती हैं। जैसे एक टेक्निक होती है जिसमें हम उनको कहते हैं आप सुनिए, पहले अपने पार्टनर को सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुनना इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्री कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि हमें हामी भरनी है, तो हम ऐसा लगता है कि अच्छा हमें उनकी बात माननी है तो हम छोटे हो जाएंगे या वो हमारे ऊपर हो जाएंगे, उनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो पावर स्ट्रगल मैंने बहुत देखा है रिलेशनशिप में कि पावर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को, उस डायनेमिक को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ये समझे कि हर इंसान के पीछे, उस इशू के पीछे कहानी होती है कि वो चीज़ उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं इन्हीं महिला का एग्जाम्पल दूँ तो इनके लिए बाद में ये भी निकल के आया कि इन्होंने अपनी माँ को बचपन से ही देखा था कि वो एक आम जिंदगी जी रही थी और जो घर के काम करती थी। तो इनका हमेशा ये था कि मैं हमेशा एक करियर वुमेन बनूंगी। तो चूँकि घर में अगर थोड़ी सी भी नॉइज़ और डिस्टर्बेंस हो रही है, वो उनकी आइडेंटिटी को भी आहत करती थी कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैं अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकती। क्योंकि उन्होंने ये खुद, जब हमने फर्दर मतलब उसमें इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उन्होंने ये बोला कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो एक मॉडर्न इंडियन वुमेन की है और मैं पावरलेस फील करती हूँ। तो बात निकली थी स्पेस को लेकर, पर बाद में पता चला कि वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो कई सारी गहरी घटनाएं होती हैं। कुछ होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इमोशनल अब्यूज़ क्या है। तो उनको इस बारे में कोच करना कि गैस लाइटिंग क्या होती है, इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है। आप डिनायल मोड में हैं, आपको फील भी हो रहा है पर आप कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि आपके अंदर फियर इतना है कि आप अकेले नहीं रह सकती। ये खुद मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपनी शादी में भी थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही माँ बन गई थी। मतलब शादी के 1 साल के बाद ही मैं माँ बन गई थी। तो मुझे लगा कि मैं अकेले तो अब जी नहीं सकती इस बच्चे के साथ, और ये डर मैं आज भी महिलाओं में देखती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपनी शादी से बाहर निकलना है, पर आप अपनी शादी में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको बच्चे को पालना है। आई थिंक बच्चा प्राइमरी वजह नहीं होना चाहिए शादी
चलाने का। प्राइमरी वजह होना चाहिए कि जो पार्टनर है उनकी पार्टनरशिप प्राइमरी वजह होनी चाहिए, पर वो मैंने देखा है कि पार्टनरशिप सेकेंडरी हो जाती है और बच्चे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि लोग बच्चों के लिए रह रहे हैं। तो क्या लोग आपको समझ पाते हैं और किस तरह के लोग आते हैं? क्योंकि मतलब जिस तरह की आप कोच करती हैं और जिस तरह के मुद्दों पे आप बात करती हैं, तो क्या एक ही वर्ग आता है या आपके पास गांव देहात की जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं या पुरुष नहीं हैं, उस तरह के लोग भी आपके पास आते हैं? हाँ, एक महिला आई थी, वो बहुत ही मतलब तमिलनाडु में कहीं एक छोटे से कस्बे में बिलोंग करती थी। उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पे एक लाइव देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सेक्स टॉय यूज़ करना चाहती हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या आप मुझे घर में उपलब्ध कुछ सामान है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ एज अ सेक्स टॉय। तो देखिए, हम कई बार इसमें क्या होता है कि एक लीगल बाउंडेशन भी होती है, क्योंकि सामने वाला उस एडवाइस को कैसे लेकर करेगा। तो मैंने उनको एक मेडिकल जर्नल था, उसका मैंने लिंक उनको भेजा कि आप इसको पढ़िए और इसको देखिए इस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन बहुत ऐसा था कि वो बहुत ही एक बैकवर्ड टाउन से आ रही थी, लेकिन क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक इट्स अ ग्रेट लेवलर, मतलब ये इक्वलाइज़र है, इसने सबको बराबर कर दिया है। तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस सबके पास है, सेक्स टॉय उनको भी समझ में आ रहा है और बेंगलोर में बैठी एक 28 साल की युवती है, उसको भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि छोटे शहरों से ज़्यादातर नहीं आते। कई बार क्या होता है ना, लोग अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को भी उड़ेलने आते हैं। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया, जब वो मेरे साथ बहुत ही अपनी निजी, अपनी सुहागरात की बातें कर रहे हैं कि हमारे सुहागरात में हमने ये किया वो किया। तो मुझे बाद में एक समझ में आया कि एक डिप्रेशन भी है कहीं ना कहीं। उनको लगता है कि अगर कोई महिला बात कर रही है तो उसके सामने बात करने से हो सकता है वो रिस्पॉन्ड करेगी और हमें कुछ इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा। तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं जो कि अब मैं थोड़ा उनको या तो ब्लॉक कर देती हूँ या मैं उनको स्पैम कर देती हूँ। तो ये भी बहुत सारे केसेस आते हैं। बड़े शहरों में भी आते हैं, जैसे लोग आते हैं, उनकी अलग समस्याएं होती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ये आते हैं कि हाँ, या तो उनका इंटेंशन होता है या फिर शादी में भी काफ़ी सारी सेक्सुअल, जैसे अभी मेरे पास एक कपल आया था जिन्होंने कहा कि हम अपनी शादी को ओपन करना चाहते हैं। तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या हमको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी पार्टनर को बुला रहे हैं, हमको अपनी शादी नहीं तोड़नी पर हम चाहते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना। तो ये सब चीज़ें, मतलब हम कहेंगे इंडिया जो है वो लैंड ऑफ कामा सूत्रा है। मैं भले ही शायद कुछ गिने चुने लोगों में आ रही होंगी जो सेक्स के बारे में खुलकर बात करते हैं, पर मैं कहूँगी कि ये बात हमेशा से जारी रही है, ये बात कोई नई नहीं हुई है। लेकिन लोग बंद कमरों में कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, छुप कर रहे हैं। पर हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है, एक प्लेजर है, हर किसी ने प्लेजर फील किया है, हर कोई प्लेजर चाहता है। तो कहीं से भी एक प्रोफेशनली हो सकता है इस चीज़ की एक नई शुरुआत हुई है, पर अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो ये चीज़ हमेशा से थी। ये हमारे बचपन से थी, जब हम रिमोट का चैनल चेंज करते थे, जब टीवी पे कोई ऐसा ऐड आ रहा होता था, या हम बगलें झाँकने लग जाते थे जब कुछ भी ऐसी सीन आ रही हो फिल्म में। तो ये चीज़ें शुरू से ही चली आ रही हैं। जी बिल्कुल, आप एक महिला हैं तो आपको इस तरह के जब केस हैंडल करते हैं, आपने कहा कि कई सारे जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, आपको कई उल्टा सीधा भी कहते हैं जी। तो जब ये चीज़ें परिवार में जाती हैं तो उसको आप कैसे जो है सॉल्व करते हैं कि परिवार में आप किस तरह से इस चीज़ को बताती हैं? हाँ, आज ही मतलब मेरी डीपी थी, व्हाट्सएप पे डीपी लगी थी जिसमें मैंने एक स्लीवलेस स्ट्रैप ड्रेस पहनी थी और मेरी माँ ने अचानक से देखी और मैं निकल ही रही थी इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको डीपी चेंज करनी है, बहुत ही शर्मनाक है, ये अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जबकि वो डीपी सिर्फ मेरे कंधों तक थी और शायद मेरी ब्रा का एक बेल्ट दिख रहा था जो कि मैंने छोड़ दिया था। मतलब मैंने भी सोचा कि अगर मेरी ब्रा का एक बेल्ट दिख रहा है तो क्या मतलब सच में ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको छुपाया जाए। मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं कि छुपानी चाहिए अगर वो एक हल्का सा स्ट्रिप दिख रहा है। तो मैं कहूँगी घर वालों के साथ मुझे कभी ओपनली रेसिस्टेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि ये था कि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। जैसे आज भी मैं लोगों को कहती हूँ जो गे इंडिविजुअल्स है जो अपनी सेक्सुअलिटी को ओपन करना चाहते हैं, मैं उनको पहली बात कहती हूँ आप पहले फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप अपने पेरेंट के अंदर रह के आप इस चीज़ को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे लिए ये अच्छा हुआ था कि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, अपने माँ बाप पे आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थी। और बाकी रिलेटिव्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एक रेसिस्टेंस मिला, एक जजमेंट मिला, क्योंकि मेरी एक बहुत ही मेरी मतलब बहन भाई भी थे जो मेरे उम्र के थे या छोटे थे,
कि मैं उन लोगों ने बात करनी बंद कर दी थी और ये डिवोर्स से ही शुरू हो गया था। लेकिन जब सेक्सुअलिटी की बात आई तब तो खैर जैसे कहते हैं कड़ेले पे नीम चढ़ा, तो उसके बाद तो सबने ही बात करनी बंद कर दी और मुझे भी समझ में आ गया कि लोग डिस्टेंस बना रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरे रिश्तेदार अपने बच्चों को कह रहे कि नहीं, आपको उनसे बात नहीं करनी है, वो ख़राब लड़की हैं, वो ख़राब बातें करती हैं, आप उनसे दूर रहिए। उनमें से कुछ बच्चे मेरे पास भी आए कि हमको मना किया जाता है आपसे बात करने के लिए, मतलब चाहे वो जो भी हो, मतलब मेरे घर के रिश्तेदार हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा दुखद लगा था क्योंकि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ। रोज़ाना मेरे पास ऐसी कहानियाँ आती हैं जिससे हर दिन मेरा ये विश्वास पुख्ता होता जा रहा है कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। और अगर मैं नहीं रहूँगी तो शायद दूसरी पल्लवी आने में या तीसरी पल्लवी आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। और ये 1 अरब की आबादी है, इसमें तो वैसे ही हम जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो आई थिंक जो मेरे पास कहानियाँ आती हैं उसने मेरा विश्वास ये टिकाए रखा है कि घर से भले ही मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा कुछ नहीं था रेसिस्टेंस, मेरे पिता से मेरी बात नहीं होती थी, कम बात होती थी, पर उन्होंने कभी ऐसे आकर नहीं बोला। अब वो बात करने लग गए, अब वो कहते हैं हाँ तुम ठीक काम कर रही हो। क्योंकि अभी जैसे इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं मीडिया में, तो वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ जब मीडिया वाले बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है चलो कुछ तो कर रही होगी तभी तो बात हो रही है। तो इस हिसाब से उन्होंने और मैं उनको ब्लेम नहीं करती, वो सिंपल से लोग हैं, छोटे शहर के लोग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग वहाँ की है। महानगरों की जो समस्याएँ हैं वो उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। जी, आप कहाँ से आती हैं पल्लवी, और घर में किस तरह का माहौल था जब आपकी बचपन में परवरिश हुई, किस तरह का माहौल था? परवरिश मतलब मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था जब मैं 6 महीने की थी। मतलब मेरी माँ, मेरी पड़ोस में एक नौकर रहता था, वो 12-13 साल का था और मेरी माँ मुझे उसको दे के जाती थी कि वो मेरा मसाज करे और वो मुझे फिंगर करता था। और एक दिन मेरी माँ ने ही ये चीज़ देखा। तो देखिए ये बात है 1983 की बात है, मतलब आज से 38 साल पहले की बात है, ये तब की घटना है। तो मतलब हम कहते हैं अपब्रिंगिंग कैसी रही, मैंने तो उस टाइम पे ही देखा। मतलब ये तो मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं 6-7 महीने की रही, तो मुझे मेरी माँ ने ऐसे ही बताया था कि ऐसा भी हुआ था। और उसी मोहल्ले में एक भैया थे जो 6-7 साल मुझसे बड़े थे। एक बार उन्होंने आके अपना पीनस मेरे बट पे रगड़ा था जब मैं 7 साल की थी। तो उन्होंने पैंट पहनी हुई थी और मैं सीढ़ी पे खड़ी थी, ऐसे नीचे देख रही थी, वो मेरे पीछे आए और उन्होंने रगड़ना शुरू किया। स्कूल में भी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कंप्यूटर सीख रही थी और मैं कीबोर्ड पे ऐसे चला रही थी। उस टाइम पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, तो मैं ऐसे बैठी थी और मेरे कंप्यूटर टीचर पीछे आकर उन्होंने बिल्कुल मुझे घेर लिया और थोड़ा उन्होंने मुझे दबाया। तो मैं और ऐसे कर गई, मैं इस तरह से और थोड़ा मतलब ना सिकुड़ गई कि मैं थोड़ा स्पेस बनाऊँ। तो जैसे मैं सिकुड़ रही थी वो भी और क्लोज आ रहे थे, पर मैं 4th क्लास में थी। तो अब 4th क्लास के बच्चे को क्या पता कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। एट बेस्ट वो ये बता सकता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जो कि मुझे भी पता था, पर मेरे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो अपब्रिंगिंग में और फिर और भी चीज़ें जैसे कि हाँ देखना, ताड़ना, फिर क्रशेस भी मेरे अंदर आ रहे थे। जब मैं बड़ी हो रही थी 13-14 साल की, तो मेरे अंदर एक नेचुरल सा आकर्षण आ रहा था अपने क्लास के किसी एक लड़के के लिए, या किसी मोहल्ले में कोई एक लड़का था। पर मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं, लड़कियों को अप्रोच नहीं करना चाहिए, लड़कों का काम होता है। तो मुझे आज भी ये चीज़ लगती है कि शायद कुछ लोग मुझे पसंद भी करते थे, पर शायद वो भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि अब मैं लड़कों से सुनती हूँ कि वो कहते हैं हम कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें। तो ये दोनों जो वर्ग हैं, महिला वर्ग या पुरुष वर्ग, उनको लगता है हम एक दूसरे को अप्रोच कैसे करें, क्योंकि डेटिंग एजुकेशन नहीं है। एक शर्म है कि प्री मैरिटल कुछ भी है, माँ बाप की रजामंदी से शादी कर सकते हैं। आज भी वो चीज़ मैं देखती हूँ और ये चीज़ें मतलब मेरे बढ़ते हुए जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, ये सब हिस्सा रहा है कि अगर मैं सेक्सुअलिटी के पर्सपेक्टिव से बात करी हूँ, उस दृष्टिकोण से बात करी हूँ कि ये घटनाएं हो रही थी। और एक चीज़ थी कि जब मेरा एक रिलेशनशिप हुआ था शादी के पहले, जो कि काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप था, फाइनली लड़के ने ही पुल बैक कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, और हमारे बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो चुका था। उसके बाद मुझे अरेंज मैरिज करनी थी और मैंने अपनी माँ को बताया कि क्या मैं ये बता दूं कि अफेयर हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मत बताना, तुम्हारी शादी टूट जाएगी, और ये तो बिल्कुल ही मत बताना कि तुम वर्जिन नहीं हो। और मैंने भी फिर एक तरह से समझिए वो नाटक ही किया कि मैं वर्जिन हूँ, और मुझे खेद भी रहा कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। और मेरे पास आज भी ऐसी समस्याएँ आती हैं जहाँ पर लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं कि मैम हमारे हस्बैंड को पता तो नहीं चलेगा कि हम वर्जिन नहीं हैं। और मैं उनको मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि थोड़ा मैं उनको वैसे ही बोलती हूँ, थोड़ा लाइटली भी बोलती हूँ कि चिंता मत कीजिए, उनको किसी भी तरह से पता नहीं चलेगा। क्योंकि ना कहीं मेरे अंदर भी एक गुस्सा है कि इस चीज़ को क्यों जज किया जा रहा है कि अगर वो
वर्जिन नहीं है तो क्या वो गंदी हो गई? ये गंदगी से क्यों जोड़ा जा रहा है कि अगर एक रिलेशनशिप हुआ और आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर रही हैं, आप शादी कर रही हैं, ठीक है, आप सच बताइए, लेकिन लड़का इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो लड़की वर्जिन नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे गंदगी का रीज़न दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्रेफरेंस से बढ़कर ये हो जाता है कि वो लड़की सूटेबल नहीं है क्योंकि वो वर्जिन नहीं है। ये जो एक हमने हिपोक्रेसी क्रिएट किया है वर्जिनिटी को प्योरिटी से लिंक करके, इस चीज़ से हम को उबरना है। तो क्या आप स्कूल के बच्चों को या छोटे बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन देती हैं, जिस तरह आपने बताया कि बचपन में आपके साथ कितना कुछ हुआ है, और हमारे देश में भी बल्कि दुनिया में भी बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन देती हैं? मेरा मेजर जो काम है वो एडल्ट सेक्सुअलिटी के अराउंड है, लेकिन मेरे पास आते हैं, मतलब कि बच्चों के भी कम आते हैं, पर आते हैं, केसेस आते हैं, बच्चों के माँ बाप के आते हैं। जैसे कुछ का पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को न्यूड पिक मतलब वीडियोस देखते हुए देख लिया। 8 साल का बच्चा है और वो गूगल पे सर्च कर रहा है नेकेड बट या पुसी सर्च कर रहा है, तो एक माँ आई, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब विचलित थी कि मैं तो सोच नहीं सकती कि 8 साल के बच्चे के दिमाग में ये वर्ड आ सकता है। बाद में उन्होंने देखा कि कोई बच्चा गेम देख रहा था, उस गेम में क्लिक करते करते वो कहाँ उस वर्ड तक पहुँच गया। तो इंटरनेट तो माया जाल है, और बच्चे को अगर आप इंटरनेट पे छोड़ रहे हैं तो उस माया जाल में किस हद तक, किस ब्लैक होल में जाएगा आपको भी नहीं पता। तो मैं कहती हूँ आप विजिलेंट रहें, आप ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करें। मैं खुद अपने बच्चे की ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करती हूँ, पर माँ बाप नहीं करते। कई माँ बाप को पता भी नहीं कि ये सब होता है। तो एक पेरेंट थे जिनका 19 साल का बच्चा था, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैंने आज अपने बच्चे के बैग में कॉन्डोम देखा है, तो क्या कुछ डरने की बात है? मैंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि बच्चा प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, बच्चा तो बालिग है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि कम से कम बच्चा सेफ तो है। तो सेक्स वर्ड का मतलब थ्रेट, मतलब कि रेड अलार्म, जैसे एम्बुलेंस में रेड अलार्म बजता ना ई करके, मुझे लगता है ये लोगों के दिमाग में वैसे ही आता है। और ये आता कहाँ से है? पॉर्न से आता है। अगर हम अपनी लेगेसी को कामा सूत्रा से जोड़ें, अनफॉर्चुनेटली कामा सूत्रा को भी हमने बुक ऑफ सेक्स पोजीशन बना दिया है, जो कि बिल्कुल ही नहीं है। कामा सूत्रा में गृहस्थ जीवन की बात होती है, रिश्तों की बात होती है, पुरुष और स्त्री के अपने सिंगार की बात होती है। कामा सूत्रा एक बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है, पर इसको भी हमने कमर्शलाइज कर दिया, बेच दिया, क्योंकि हम इस पे पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि लोगों ने जब पॉर्न देखा, हर कोई पॉर्न देखकर ही बड़ा हुआ है। मैंने भी पहली बार पॉर्न ही देखा था, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पॉर्न दिखाया था। तो हमको लगता है जो हम पॉर्न में देख रहे हैं वही चीज़ होती है, और पॉर्न तो गंदा होता है। तो ये सारे इमेजेस हमारे माइंड में चल रहे हैं। इनकम आपको कैसे होती है? क्या इससे कुछ इनकम सोर्स भी है, और क्या आपका घर परिवार इससे चल पाता है? हाँ, ये एक मतलब मेरे शुरू में मैंने जब इसको प्रोफेशन को चुना भी था तो मैं पार्ट टाइम ही कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर भी यही सवाल था कि क्या मैं इसको एज अ प्रोफेशन कर सकती हूँ। एक चीज़ अच्छी थी कि वेस्ट में ये ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश प्रोफेशन है। वेस्ट में बहुत सारे सेक्सुअलिटी कोचेस, एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट हैं। तो मुझे ये पता था कि इंडिया में तो खासकर ज़्यादा नीड है, क्योंकि आबादी ही इतनी बड़ी है, और वैसे ही एक बातचीत होती नहीं इन चीज़ों में। मेंटल हेल्थ वैसे ही टैबू है। तो मैंने शुरू किया तो कोचिंग सेशन, जैसे मैंने पहले डिग्री ली थी, तारशी है, वहाँ से मैंने एक सेक्सुअलिटी एजुकेशन की डिग्री ली। उसके बाद मैंने फॉलोअप किया, काफ़ी सारे कोर्सेज़ मैंने फॉलोअप कोर्सेज़ किए। तो अब मैं एज अ कोच, एज एन एजुकेटर काम करती हूँ। मैं सेशंस लेती हूँ जिसमें लोगों की ये सारे, मुझे लगता है पहले लोगों को अनलर्न ज़्यादा करना है, लर्न करने के पहले उनको अनलर्निंग करनी है। पहले उनको ये जानना है कि जो वो जान रहे हैं, जो फिल्म और सिनेमा में देख रहे हैं, वो रियल लाइफ में नहीं होता। तो ये मेरे सेशंस होते हैं। फिर मैं कुछ कंपनीज़ के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ, सेक्सुअल वेलनेस कंपनी। जैसे आज भी एक कंपनी के साथ मेरा एक उनके प्रोडक्ट्स आते हैं मेल सेक्सुअल स्टैमिना को लेकर या इनफर्टिलिटी को लेकर। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं कंपनी। सेक्सुअल वेलनेस कंपनीज भी काफ़ी सारी इंडिया में आ रही हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक वेलकम मूव है। क्या जो आप एक महिला हैं, तो हमारे क्या देश में और भी हैं ऐसे कोच? और अगर आप महिला हैं तो जो एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, उसमें किस तरह का फ़र्क आप देख पाती हैं? मुझे तो कई सारे पुरुष ये बोलते हैं कि आपका तो भाग्य अच्छा है कि आप महिलाओं के सेक्स की बात कर रही हैं। अगर यही बात कोई पुरुष कर रहा होता तो उसको तो मतलब अभी तक लोगों ने लताड़ दिया होता और उसका तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया होता, क्योंकि मी टू जो हुआ था उसके बाद हमेशा से ये एक पुरुषों के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक छाया सी है कि हाँ जो कि ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे
दोस्तों को जानती हूँ, मैं भी हाल में ही एक पुरुष से मिलके आई और मैंने उनसे, पुरुष मित्र थे, तो उनसे पूछा मैंने कि आपका कैजुअल सेक्स के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे लिए हमेशा ये एक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे भी हैं लोग जो कि ठीक है, कुछ लोग हैं जो मीटू में थे और ऐसे अभी भी लोग हैं, पर अच्छे लोग भी हैं। तो पुरुषों को तो एक ये चीज़ मैंने देखा है उनके अंदर की, स्पेशली इंडिया में, कि हम बात नहीं कर सकते खुल के वरना हमें तो जज किया जाएगा। और महिलाओं में काफ़ी सारी, मतलब जब मैंने 5 साल पहले शुरू किया था मीना, और ये एक बात है कि मैं बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं करती, मैं एक लड़की से राइटिंग ले रही थी कि आप लिखिए हमारे ब्लॉग के लिए। तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगी पर मेरा नाम गुप्त रहे, मैं ओपनली नहीं लिख सकती। तो मैंने कहा क्यों? कह रही है कि मैंने एक बार लिखा था और एक लड़का उस चीज़ को पढ़कर मेरे पीछे पड़ गया था और मेरी जान पर बनाई थी। तो उसने ये कहा कि सेक्स के बारे में बात करने से इंडिया में आपकी जान पर बना सकती है। और मैं भी उस समय काफ़ी ज़्यादा, इस बात ने मुझे भी अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन वो 5 साल पहले की बात है और आज की बात है। आज कितनी सारी यंग लड़कियां, इंस्टाग्राम जो है, मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि इंस्टाग्राम में उनको एक तरह से एनोनिमिटी मिलती है, क्योंकि वो फेसबुक जो है वो कहीं ना कहीं एक फैमिली बुक हो गया है कि उसमें आपके सारे कनेक्शंस हैं। इंस्टाग्राम में वो अपनी आइडेंटिटी क्लोजली थोड़ा वो हिडन भी रख सकती हैं। जैसे मान लीजिए अनीशा 001 है या एनी 21 है या टॉक यू नेवर गॉड, मतलब बहुत सारे ऐसे यंग लड़कियां हैं जो कि खुल कर बात कर रही हैं, सेक्स टॉयज़ की बात कर रही हैं। तो कोच कोई है आपके अलावा इंडिया में? मैं नहीं जानती हूँ कि कोई सेक्स कोच भी है। हाँ है, नियति शाह हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे इंस्पायर किया। मुझे भी पहली बार उनसे ही पता चला कि सेक्स कोच होता है, और थैंक्स टू हर कि उनको जानने के बाद, अदरवाइज़ मैं इस प्रोफेशन में कभी नहीं आती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कोई है। तो नियति शाह है, रीमा अहमद है, करिश्मा हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हैं, माया जम्मा है, स्वाति जगदीश है, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं। जी, आप एक मदर भी हैं, आपका एक बेटा भी है। तो आपका बेटा आपसे किस तरह की बातें करता है? क्या वो इन चीज़ों को लेकर शर्माता है? और बाहर जब अपने दोस्तों में बात करता है तो क्या वो आपके बारे में, कि उनकी मम्मी किस तरह की बातें करता है, वो खुल के बात कर पाता है इन चीज़ों को? देखिए, बच्चों के साथ क्या है ना, मैं कहूँगी एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि सेक्सुअलिटी में प्रिवेसी और बाउंड्रीज़, इनका बहुत बड़ा रोल है कि आपको किस एज में कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर बच्चा कोई पॉर्न देख रहा है, जैसे कि कहा गया है कि 10 साल एक एवरेज एज होती है जहाँ पे एक बच्चा पॉर्न पहली बार देखता है, तो बच्चों का ब्रेन उस हिसाब से डेवलप नहीं होता है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होती कि वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएँ जो उनकी एज के अनुरूप नहीं है। तो मैं भी अपने बच्चे को मैंने उतनी ही जानकारी दी है जो उसके एज के अनुरूप है। जैसे कि उसको पता है कि उसकी माँ सेक्सुअलिटी एजुकेटर है। सेक्सुअलिटी से वो क्या समझता है? वो समझता है हमारी बॉडीज़ होती हैं जो हमारी सेक्सुअलिटी का पार्ट होती हैं, और हम एक दूसरे के साथ, जैसे हम एक दूसरे को हैंड होल्ड कर रहे हैं तो वो अफेक्शन होता है। और एक बार उसने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं कहाँ से आया, कि मैं, और ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैं आया कहाँ से, तो हम उनको बोल देते हैं आप मंदिर में भगवान से प्रार्थना की, या बाबा जी का गिफ्ट है, या कुछ भी बोल देते हैं कि डॉक्टर ने गिफ्ट कर दिया। ऐसे भी केसेस मेरे पास आते हैं, माएँ आती है, पूछती हम क्या बोले, हमारे बच्चा ये पूछ रहा है। जैसे एक माँ थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनका बेटा था, तो उसने पूछा मम्मी ये अंदर कैसे गया बच्चा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, तो उसे अंदर कैसे गया और ये बाहर कैसे आएगा। तो मेरे बच्चे ने पूछा मैं कहाँ से आया, तो मैंने कहा कि देखो बेटा, आपकी मम्मी की बॉडी से एक सीड निकला, आपकी डैडी की बॉडी से एक सीड निकला, और वो दोनों सीड जब मिले तो फिर एक जाइगोट बना, और फिर वो बड़ा होकर आप बने। उसके बाद उसको मतलब ही नहीं है कि उसको जानना ही नहीं है। हमें लगता है बच्चे और पूछेंगे, बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों के छोटे सवाल होते हैं, उनके छोटे आंसर्स होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये बोला तो उसके दिमाग में और उथल पुथल होगी और उत्सुकता होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे जो है वो जितनी जानकारी चाहिए आप उतनी ही दीजिए, और उसके बाद वो अगर होगा आप ओपन रखिए। जैसे मैंने अपने बच्चे के साथ वो चैनल ओपन रखा है कि वो कभी भी आके कुछ बात कर सकता है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मेरा बच्चा अपने पीनस को टच कर रहा था। मेरी माँ ने देखा और मेरी माँ चिल्ला दी, तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ और अपने आप को टच करना चाहते हो। ये हर बच्चे के साथ होता है कि वो जब बड़ा हो रहा था उसको अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना है, वो देखना चाहता है कि मेरी बॉडी में क्या क्या है।
पर हमें गंदगी हमारे दिमाग में भरी है। हमें लगता है बच्चा तो कहीं सेक्स के बारे में तो नहीं सोच रहा। बच्चे के लिए अपनी बॉडी को टच करना बिल्कुल नॉर्मल है। आप उनको ये बता सकते हैं कि प्राइवेसी बता सकते हैं, बाउंड्रीज बता सकते हैं कि एक प्राइवेट एक्ट है, ये आपकी प्राइवेट बॉडी है, आप इसको अपने रूम में जाके अपने आप को टच कीजिए, आपको देखना है। लेकिन हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो, या हम शेम करते हैं कि शेम है, और वो चीज़ बड़े होने तक वो ऐसा कुंठा बन जाता है कि या तो वो सेक्सुअली रिप्रेस हो जाता है या उसे कुछ पता नहीं है। कई ऐसे बच्चे मैं एक डॉक्टर शैलेंद्र के साथ मेरा इंटरव्यू था एक, तो मैं उनसे बात करी थी। उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे मर्द हैं जिन्होंने बचपन में कभी भी मैस्टरबेशन नहीं किया, टीनेज में भी मैस्टरबेशन नहीं किया, और आज वो नपुंसकता का शिकार है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मैस्टरबेशन नहीं कर रहा है, मतलब 11, 12, 13, 14, 15 जो भी आपका साल है, उसने कभी टच नहीं किया क्योंकि वो गुड बॉय बना हुआ है, तो बड़े होने के बाद उसका ऐसा देखा गया है कि पीनस इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि जब भी वो वजाइना को टच करता है वो अपना इरेक्शन लूज़ कर देता है, और इस वजह से डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो मतलब मैंने कहा कि भाई आप ये भी देखिए, हम बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे जो ये पुरुष है जिसके ऊपर आज इतना बड़ा टॉर्चर हो रहा है कि वो नपुंसक हो चुका है, उसकी पत्नी उसको छोड़ चुकी है, उसका डिवोर्स हो रहा है, उसकी गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि सेक्स एजुकेशन उसे मिला नहीं टाइमली। तो सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है ये आपने देखा, और हमारे साथ पल्लवी थी जिन्होंने तमाम सारी बातें की। मीना गोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।